राम राम, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। विधानसभा के बजट सत्र के 6वें दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में कई मुद्दों को लेकर जमकर बहस हुई। विपक्ष ने जहां भ्रष्टाचार, घोटाले और रोजगार के मुद्दे पर घेरा, तो वहीं सरकार ने भी विपक्ष के सभी आरोपों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोजगार का मुद्दा उठाया। हुड्डा ने कहा कि युवा पक्की नौकरी की मांग कर रहे हैं, सरकार हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत नौकरी दे रही है। साथ ही हुड्डा ने किसानों, स्कूल और अस्पतालों में स्टाफ की कमी का मुद्दा भी उठाया। वहीं सरकार पर हरियाणा को कर्ज में डुबाने का आरोप भी लगाया। सीएम मनोहर लाल ने नेता प्रतिपक्ष के सभी आरोपों का तसल्लीपूर्वक जवाब दिया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमने आय वृद्धि के लिए बोर्ड बनाया है, हम आय बढ़ोतरी पर लगातार काम कर रहे हैं। जिस परिवार में एक भी नौकरी नहीं, उस परिवार को 5 अंक दिए गए। सदन में एक बार फिर से एसवाईएल का मुद्दा भी गूंजा। कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने सदन में कहा कि इंदिरा गांधी ने एसवाईएल के लिए कस्सी चलाई थी, पीएम मोदी भी कस्सी चलाएं और पानी ले आए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर एसवाईएल का समाधान कैसे निकलेगा। बजट में सुझाव को जगह मिल चुकी है, तो अब आखिर उस पर सवाल क्यों उठ रहा है। हमने एक आय वृद्धि बोर्ड बनाया है। आय वृद्धि बोर्ड मतलब इस पीपीवी डाटा के आधार पर जो लोएस्ट इनकम ग्रुप के लोग हैं, उनकी आय को कैसे बढ़ाया जाए। ये शौक नहीं है कि कैसे उनको बीपीएल के कवर में संख्या बढ़ाई जाए और कैसे सरकारी मदद के सहारे उनको हमेशा हमेशा के लिए मजबूर होना पड़े उस सहायता को लेने के लिए। आखिर इनकम बढ़ेगी तो उस नाते से उनका स्वाभाविक अपने पैरों पर खड़े होने के लिए उनको एक अवसर मिलेगा। उसके लिए हमने कितनी योजनाएं बनाई, स्किलिंग की योजनाएं, उसके लिए हमने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की योजनाएं बनाई। उसमें हमने आयुष्मान की, जो आयुष्मान तो हमारी एक सेवा है, लेकिन उनको सहायता सहयोग करने के लिए हमने एचकैम के माध्यम से गरीब आदमी को नौकरी पहले मिले। हमने जो स्वाभाविक योजना है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से उनको भी, जिसके परिवार में एक भी नौकरी नहीं, उसको 5 अंक अलग मिले। बजट सत्र में विपक्ष ने भी जिस प्रकार की चर्चा की, उसमें बार बार कुछ जुमले दोहराए गए कि बजट में कुछ नहीं है, कर्ज में डूबा हुआ है, सरकार ने कुछ नहीं किया है, बहुत कुछ ऐसी वैसी बातें की है। इतना ही कहूंगा कि लहजे में कसक और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के खाते खराब हैं वो मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि विपक्ष को विरोध करना होता है। जखम पत्ता पत्ता है, दर्द डाली डाली है, हे मेरे चमन माली कौन है। हदों में रहोगे तो लिहाज देखोगे, पार कर ली तो मिजाज देखोगे। पहले शराब का एक माफिया बनाया गया था जो चोरी करता था, जो आपके उसको गोदाम को खिड़कियां तोड़ करके उसमें से डाके मार करके शराब बेचने का काम करता था। अब एक नई पॉलिसी और बन रही है आपके यहाँ पे, और उस पॉलिसी के अंदर बाकायदा तौर पे जबरदस्ती जो है फैक्ट्री वालों के ऊपर थोपा जा रहा है कि अब तुम शीशे की बोतल के अंदर शराब बेचने का काम करोगे। विभाग के प्रति कोई रेफरेंस दिया गया, इस साल की पॉलिसी का पार्ट था इस पूरे लिकर को रोकने के लिए हम उसको प्लास्टिक की पेट बॉटल से बढ़ाकर ग्लास की बॉटल्स पे लाएंगे, जिससे स्पूरियस लिकर रुकेगी। ट्रांसपोर्टेशन जो है मॉनिटर्ड रहेगा, ट्रैक एंड ट्रेस के माध्यम से 2 नंबर की शराब बंद होगी। एक तो माननीय सदस्य ने बात की, तो 2 नंबर की बंद करें। एल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता उन्होंने शो करी है। 5 साल पहले उन्होंने हाउस को सदन के पटल पर ही कहा था कि मैं प्रधानमंत्री से टाइम लूंगा। कोई टाइम 5 साल हो गया, आज तक नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इस संबंध में। एसवाईएल के संबंध में मेरा सुझाव है कि टाइम लेके और राजनीति से ऊपर उठकर 90 के 90 विधायक जो है वो प्रधानमंत्री से मिलें, और जिस तरह से इंदिरा गांधी जी ने जो कस्सी मारी थी, मतलब एसवाईएल को खोजने के लिए, प्रधानमंत्री जी अगर कस्सी मार देंगे, मोदी है तो गारंटी है, तो एसवाईएल आ जाएगी। ये मेरा एक मतलब आपके बीच में सुझाव है। फिर
सदन के अंदर तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही थी। उस बीच में बजट का जिक्र जब किया गया तो बजट पर विपक्ष हमलावर पहले दिन से ही है, बजट पेश होने के बाद से ही। लेकिन मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि भाई हमने सुझाव मांगकर बजट तैयार किया है, हम सिर्फ चुनाव के हिसाब से कोई बजट नहीं बनाते हैं, हम जनता के हिसाब से और विपक्ष के सुझाव के हिसाब से बजट बनाते हैं, एक्सपर्ट्स की राय के हिसाब से बजट बनाते हैं। लेकिन विपक्ष की तरफ से फिर भी इस पर हमला किया गया। इसके साथ साथ सदन में आज चाचा भतीजे में फिर से तीखी बहस हो गई। अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला में एक बार फिर सदन के अंदर तीखी बहस हुई। इसके साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कई सवाल जब उठाए, उन्होंने किसानों का मुद्दा उठाया, रोजगार का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार रोजगार के नाम पर कौशल रोजगार का जिक्र करती है, लेकिन हरियाणा के युवाओं को रोजगार चाहिए, इसका विकल्प अब तक तैयार नहीं कर पाई है। साथ में सबसे पुराना मुद्दा यानी एसवाईएल का मुद्दा वो भी उठा दिया गया। कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरह कस्सी चलाएं और पानी लेकर आए। तो ये तमाम ऐसी बातें थी जो कि सदन में आज गर्मा गर्म बहस के दौरान सुनाई दी। लेकिन अब प्रश्न यहां पर यह उठता है कि जब सुझाव लेकर बजट पेश किया गया, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा, तो विपक्ष आखिर सुझाव क्यों नहीं दे पाया, या फिर अपने ही सुझाव पर अगर दिया है तो सवाल क्यों खड़ा कर रहा। दूसरा कि एसवाईएल का मामला फिर से चर्चा में तो आया, लेकिन इस सवाल अभी भी सवाल ही बना हुआ है कि क्या एसवाईएल का पानी आ पाएगा। कोर्ट ने कह दिया, सर्वोच्च अदालत ने आदेश दे दिया, लेकिन अभी तक दोनों राज्य की सरकारें और केंद्र की सरकार इस पर कुछ खास पहल नहीं कर पाई है। कोशिशें जरूर की गई। दूसरी तरफ अब जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है उसमें तंज भी कसा गया। तंज मुख्यमंत्री ने कसा, शेरो शायरी भी उन्होंने किया। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा में गिर गए, इसलिए विपक्ष यहां पर जानबूझकर बदला ले रहा है। और खबर सही भी हो गई कि वहां पर देखिए बीजेपी के कैंडिडेट की जीत। अब यहां पर तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो कि सदन के पटल पर रखे गए और उन पर चर्चा भी की गई। सत्ता पक्ष ने उन सवालों का जवाब भी दिया जो विपक्ष की तरफ से पूछे गए या आरोप लगाए गए। मैं कोई आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, क्या हो रहा है क्या यहां पर। गांव में जो मकान बनते हैं तो एक ऐसे टाट भी लग जाती है, जैसे ये प्रेस वाले बैठे, तो एक बच्चा रो रहा था, मिठाई मांग रहा था। जैसे अब हरियाणा की जनता रोजगार मांग रही है, मिठाई मांग रहा था, तो वो चुप नहीं हो रहा था, तो घर वालों का चुप नहीं हो रहा। तो आगे जो बुजुर्ग, वो बोला इसको चुप करने का तरीका मैं बता देता हूँ, इसको टाट में बिठा दो, ये भूल जाएगा, मिठाई भूल जाएगा, मेरे को उतार दो। ये काम तो युवाओं के साथ इन्होंने किया। वो पक्की नौकरी मांग रहे हैं, ये वो क्या कौशल रोजगार योजना ले आए, ना नौकरी पक्की, ना तनख्वाह पूरी, ना रिजर्वेशन, ना मेरिट। इसी प्रकार से अग्निवीर ले आए, एक तो ये काम कर रखा है। और किसानों का कहा था 2022 तक हम आमदनी दुगनी करेंगे। आमदनी दुगनी तो नहीं करी, लेकिन लागत जरूर दुगनी कर दी। वैट डीजल पे बढ़ा दिया, खाद देख लो, कीटनाशक दवाई देख लो, कुछ देख लो, लागत तो दुगनी हो गई। और कहेंगे हमने आबियाना माफ कर दिया, कर्जा तो माफ किया नहीं, उनको भी टाट में बैठा दिया, आबियाना माफ कर दिया। हालात क्या है इनकी आज हरियाणा की, किस हालत में है। स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, दफ्तर में आओ तो कर्मचारी नहीं, हड़ताल में बैठे रहे, कभी पटवारी कभी क्लर्क। जहां जाऊंगा ये एक बार आना जी, आप विपक्ष में हो, हम हड़ताल में बैठे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस बार पहले के जो बजट सत्र होते थे उसमें भी चर्चा होती थी। कुछ लोग अपने अपने चुनाव क्षेत्र की बात रखते थे और कुछ लोग सीधा सीधा प्रदेश के बजट पर बोलते थे। मैं आज सामान्यतया सबके वक्तव्य जो थे वो देख रहा था। इस बार अपेक्षाकृत अपने चुनावी क्षेत्र के बजाय बजट सत्र पर चर्चा ज्यादा हुई है और मुझे इस बात की खुशी है, क्योंकि बजट सत्र पूरे प्रदेश के सब विभागों के अलग अलग बजट के ऊपर चर्चा होती है और विधानसभा का काम पूरे प्रदेश के हित में क्या किया जा सकता है उस पर चर्चा करना होता है। गवर्नमेंट जो है आइसोलेशन में काम नहीं कर दी कि एक गवर्नमेंट ने कोई काम किया उसके बाद वो सारा समाप्त हो गया और उसके बाद अगली गवर्नमेंट सारा कुछ नए सिरे से करती है। ऐसा नहीं है। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो उस समय छूटे रहते हैं, दूसरी गवर्नमेंट आती है तो उन कामों को पूरा करती है। कुछ काम पहले की घोषणाएं होती हैं उनको दूसरी गवर्नमेंट आके पूरा करती है। ये अलग बात है कि कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी होती हैं बहुत पहले घोषणाएं करती हैं, अपने समय में पूरा कर ही नहीं पाती हैं, तो उसके लिए फिर अगले आने वाली गवर्नमेंट उस पर भी शुरू करती है।
मैं तो ये विश्वास दिलाता हूं कि जितने काम पहले छूटे हुए थे उनको हमने अपनी कोशिश पूरी करके उनको पूरा किया, और इस 10 साल में बहुत से नए काम हमने शुरू किए, उसका भी हमने उद्घाटन किया है। बजट सत्र में विपक्ष ने भी जिस प्रकार की चर्चा की, उसमें बार बार कुछ जुमले दोहराए गए कि बजट में कुछ नहीं है, कर्ज में डूबा हुआ है, सरकार ने कुछ नहीं किया है, बहुत कुछ ऐसी वैसी बातें की है। इतना ही कहूंगा कि लहजे में कसक और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। बहरहाल तो गर्मा गर्म बहस भी हुई, शेर व शायरी भी हुई। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान है, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है चौहान साहब आपका। दीप कमल सारण है जेजेपी की तरफ से, बहुत स्वागत है दीप कमल आपका। सुरेश अरोड़ है कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है सुरेश जी आपका। और रजत पंजेटा जी हैं इनेलो के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है रजत जी आपका। चौहान साहब, शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। भाई, छठवां दिन गर्मा गर्म आज भी बहस रही और तमाम तरह के आरोप विपक्ष की तरफ से, खासतौर से हुड्डा साहब और चौटाला साहब की तरफ से लगाए गए, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से जो जवाब दिया गया, खुद मुख्यमंत्री ने जो जवाब दिया, उसमें उन्होंने शेर व शायरी का भी हिस्सा उसे बनाया, साथ में कटाक्ष भी किया। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जब बजट को लेकर सुझाव लेने के बाद बजट पेश किया जाता है, तो अब आपत्ति का क्या मतलब है और आपत्ति कितनी जायज है? हेलो, मेरी ऑडियो मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है चौहान साहब, बोलिए। जी देखिए, सवाल ये है कि हरियाणा का जो प्रतिपक्ष है वो प्रतिपक्ष होने के अपने अधिकार का इस्तेमाल सही से करता नहीं है, प्रतिपक्ष होने की अपनी जिम्मेदारी को कायदे से निभाता नहीं है। इनकी हर हरकत, इनके वक्तव्य, इनके अविश्वास प्रस्ताव, इनके सदन के भीतर बयानात हमेशा और बारंबार ये साबित करते हैं कि हरियाणा का प्रतिपक्ष वो नितांत गैर गंभीर किस्म का प्रतिपक्ष है। वरना जहां अविश्वास प्रस्ताव, जिस अविश्वास प्रस्ताव को लाकर सिरे चढ़ाने की गुंजाइश न हो, उस अविश्वास प्रस्ताव को लाने की आवश्यकता, उसका तर्क समझ में आता नहीं। जिस अविश्वास प्रस्ताव को ले आए और यूं कह करके ले आए कि हम तो अपनी बात कहना चाहते हैं, तो उस प्रतिपक्ष से हरियाणा की जनता इस बात की भी उम्मीद करती है कि सवाल उछालने वाले, झूठे सच्चे जुमले उछालने वाले, सत्ता पक्ष पर तमाम तरह के अनाप शनाप आरोप लगाने वाले, उन आरोपों का जवाब भी सदन के भीतर बैठकर सुने। गाली देकर भाग जाना, सवाल उछालकर दौड़ जाना, ये जिस विपक्ष का अंदाज हो काम करने का, उसे आप क्रेडिबल, विश्वसनीय, रिलायबल, सच्चे अर्थों में विपक्ष नहीं कह सकते। और ऐसा कम से कम कांग्रेस ने तो बारंबार साबित किया है। आज प्रतिपक्ष के नेता को मैंने अभी सुना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हैं, वो जिस तरह के सवाल उठा रहे थे, ये कौन लोग हैं किसानों की बात करने वाले, जिनके अपने शासनकाल में हरियाणा के जमींदारों को, किसानों को, छोटे बड़े सब किसानों को फसल खराबे के मुआवजे के रूप में 2 रुपए 5 रुपए के चेक निरंतर मिलते रहे और वो 10 साल तक उस व्यवस्था में कोई बदलाव न कर सके हो। ये वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा है ना जिनकी ख्याति, ये वही कांग्रेस के नेता है ना जिनकी पार्टी की सरकार की ख्याति इस बात के लिए थी कि वे हरियाणा के किसानों के वकील होने के बजाय, हरियाणा के किसानों के हकों के पैरोकार होने के बजाय 10 जनपद के दामाद के बड़े वकील थे। हरियाणा के, दक्षिणी हरियाणा के रोहतक, झज्जर, इस क्षेत्र के किसानों की जमीन औने पौने दाम पर छल से एक्वायर करके और अपने कथित उद्योगपति दोस्तों, अंबानियों और दूसरे कारोबारियों को हस्तांतरित करने के आरोप जिन पर हों, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता हो, भला वे किसान की बात करते हुए और खुद को किसान कह करके किसान का रोना रोते हुए अच्छे लगते हैं क्या? जब जब वे ऐसा करते हैं, जब जब कांग्रेस के नेता सदन में ऐसा करते हैं, तब तब हरियाणा का सयाना किसान, हरियाणा का समझदार किसान, हरियाणा का काश्तकार, वो इन पर हंसता है और ये सोचकर, ये कहकर अपने आप से हंसता है कि ये हरियाणा के किसानों को बावड़ा समझते हैं, जबकि भोले भोले हैं हमारे हरियाणा के लोग। वो ना बावड़े कभी थे और ना कभी भविष्य में होने वाले। साहब ये बताइए
कि एसवाईएल की बात कर रहे थे, आज इन्होंने सदन में भी की एसवाईएल की बात जी। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके शासनकाल में 10 साल तक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर हमने नहीं सुना कि कहीं दिल्ली में हरियाणा की सरकार की तरफ से कायदे से पैरवी हुई हो या कोई तारीख लगी हो, कहीं हरियाणा के एजी ऑफिस के कोई काबिल वकील या वकीलों का पैनल वो दक्षिण हरियाणा के प्यासे किसानों की बात तर्क के आधार पर हरियाणा के पक्ष में करते या रखते नजर आए हों। तो कुल मिलाकर किसानों की बात करना, खुद को किसान बताकर किसानों के भोलेपन का नाजायज फायदा उठाते रहना और ताकत होते हुए भी डक्का नहीं तोड़ना किसान के पक्ष में, ये इनका कुल मिलाकर के चाल चलन रहा है, राजनीतिक चरित्र रहा है। सबसे बड़ा प्रमाण इसका मैं आपको बताता हूं कि एमएस स्वामीनाथन आयोग, जिसको किसान आयोग भी कहते हैं, एमएस स्वामीनाथन आयोग का गठन कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ, रिपोर्ट उनके कार्यकाल में आई, सिफारिशें उनके कार्यकाल में आई, उन सिफारिशों को लागू करने के लिए कमेटी बनाई गई। उस कमेटी के मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को अध्यक्ष बनाया गया, उसके मुखिया बनाया गया और ये कई साल तक, शायद 4 साल या उससे अधिक की अवधि तक उन सिफारिशों को लागू करवाने की पैरवी मनमोहन सिंह की मोनी सरकार के सामने नहीं कर पाए। आज तक नहीं बताया इन्होंने कि इनकी मंशा खराब थी कि मंशा। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं चौहान साहब, इसका जवाब लेते हैं। सुरेश टोड साहब, भाई चौहान साहब ने सिलसिलेवार तरीके से गिनाया कि जिन मुद्दों को आप लोग उठा रहे हैं उन मुद्दों पर आपने सत्ता में रहते तो खामोशी अख्तियार की थी, आज उन मुद्दों को उठाकर आप आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। रोड साहब अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। हाँ, चौहान साहब तो काफी कुछ कह रहे थे, लेकिन मैं आपको जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, वो बताना चाहता हूँ। जो पंजाब में सरकार थी अकाली दल की, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दल था, और जो हरियाणा में आईएनएलडी के नेतृत्व में सरकार थी, तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दल था। यानी दोनों प्रदेशों में एसवाईएल की अगर हम बात करते हैं तो एक समय ऐसा था कि बीजेपी के सहयोग की सरकारें थी पंजाब में भी और हरियाणा में भी। और जो इन्होंने जो बात की कि कांग्रेस के टाइम में क्यों नहीं किया गया, तो मैं बताना चाहता हूँ एसवाईएल नहर का जो श्री गणेश था, वो भी देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कर कमलों से हुआ था। और उसके बाद जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की बात की, तो मैं इसी बात पे आ जाता हूँ ज्यादा, क्योंकि किसान प्रदेश है हरियाणा और बच्चा बच्चा जानता है क्या हुआ, किसने क्या किया। ये तो वैसे मतलब कोई छिपी हुई बात नहीं है किसी से, तो लोग सुन रहे हैं, आपको भी, मुझे भी और चौहान साहब को भी, फैसला वो कर लेंगे कि कौन ठीक है और कौन गलत है। मैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की बात पे आ जाता हूँ। उसके बाद पैरवी करी कांग्रेस पार्टी ने, इन्होंने कहा नहीं करी। अगर कांग्रेस पार्टी पैरवी नहीं करती तो श्री नरेंद्र मोदी जी को माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऑर्डर नहीं देता। क्या ऑर्डर दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार अपने खर्चे पर एक ट्रिब्यूनल का गठन करके हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दिलाए। ये ऑर्डर है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। जैसा भी आप और कांग्रेस पार्टी की वोट खराब करने के सिलसिले में ऑर्डर आया, इसी तरीके का इनको एक मूर्त ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस समय दिया। और मैं राजनीति से ऊपर उठ के एक बात कहता हूं, उस समय पूरी कांग्रेस पार्टी ने गला फाड़ फाड़ कर श्री नरेंद्र मोदी को आगाह किया कि आप माननीय सुप्रीम कोर्ट का ही सम्मान कर लीजिएगा और हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दिलाइएगा, यह केंद्र सरकार की ड्यूटी है। लेकिन ये कभी पंजाब की बात कर लेते हैं, कभी कह रहे पंजाब नहीं मानता, कभी कहते हैं कि हरियाणा नहीं मानता। अभी पिछली बार जब दोनों जगह इन्हीं की सरकार थी तो क्यों नहीं इन्होंने कर लिया। और सेंटर ऊपर होता है। अगर नरेंद्र मोदी जी माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दिलाने में कामयाब नहीं है, तो वो देश की सीमाओं की रक्षा कैसे करेंगे? वो दुनिया में भारत का नेतृत्व कैसे करेंगे? जो प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं लागू करा पाता और अपने ही प्रदेश के, अपने ही हिंदुस्तान के एक राज्य हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित के लिए, तो ये बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली बात है। और एक बात इन्होंने कही
कि माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने वाली कमेटी के चेयरमैन बनाए गए थे। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बतौर चेयरमैन स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की सिफारिश की थी। ये फैक्ट है, ये मैं बीजेपी के साथी को अपडेट करना चाहता हूँ। और किसी काम में समय लग जाता है। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं चुनौती देता हूँ बीजेपी के प्रवक्ता साथी को। भट्टा परसोल में राहुल गांधी जी भूमि अधिग्रहण कानून लेके आए थे और भट्टा परसोल में किसानों के आंदोलन में शामिल हुए और उस आंदोलन में शामिल होकर वो कानून बनाया उन्होंने माननीय देश के प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में चल रही सरकार से। अभी मेरे साथी ने सरदार मनमोहन सिंह जी के बाद कुछ मोदी सरकार का शब्द यूज किया। हम इस पे मतलब इनका कड़ी भर्त्सना करते हैं कि राजनीति में स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए। इस टाइप के शब्दों का कोई जगह नहीं है लोकतंत्र में। और सरदार मनमोहन सिंह सिर्फ दोनों ही शब्दों की भर्त्सना होना चाहिए। तानाशाही सरकार की भी होनी चाहिए, मोदी सरकार की भी होनी चाहिए। बहरहाल रजत पंडिता जी, एक सवाल आपसे, उसके बाद मैं दीप कमल के पास जाऊंगा कि मुद्दे उठाएं तो समझ में आता है, लेकिन ये व्यक्तिगत लड़ाइयां क्यों हो जाती हैं? एक बार फिर से ऐसा लगा कि परिवार के दो सदस्य जो कि सदन के सदस्य भी हैं, वो दोनों मुद्दों के बहाने एक दूसरे को पर्सनल टारगेट कर रहे थे। मुद्दे तो हैं, उन मुद्दों पर बात करिए। पंडिता साहब, जी अतुल जी, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, बोलिए। हाँ जी अतुल जी, बात थी कि जहां अभय सिंह चौटाला जी ने जब शुरुआत हरियाणा के बजट को लेकर और मुद्दों के ऊपर ही जो है बोलना शुरू किया था, और सारी बात जो होती है वो मुद्दों के ऊपर ही होती है। और अगर कोई बात है तो उस बात को अगर किसी विधानसभा के पटल पर बोला गया तो उसका संज्ञान लेना सरकार का काम है। उसको संज्ञान ले उस बात के ऊपर, और अगर उस बात के ऊपर फिर से कोई आगे से कोई कटाक्ष करता है, कोई फिर जवाब देता है, तो वो तो उनको भी देखना चाहिए जो पलट के जवाब दे रहे हैं। तो लेकिन हाँ, जिस तरीके से बजट के ऊपर चर्चा करी, जिस तरीके से शिक्षा, खेल, उसके बाद कृषि, बिजली, ग्रामीण विकास, परिवहन, अन्य सेवाएं जो हैं, उन सबको लेके, और हरियाणा के ऊपर जो आज कर्ज की बात है, जो कर्ज की बहुत ही गंभीर और भयावह स्थिति है, क्योंकि अगर बात की जाए, अभी भाजपा के प्रवक्ता से ही शुरू करते हैं, तो उन्होंने दो तीन बातों में उलझाने की कोशिश तो करी। हरियाणा की जनता के बारे में भी बोल दिया, बावला, इधर उधर की बातें करी, लेकिन वास्तविक स्थिति अतुल जी ये है कि हरियाणा सरकार की जो कहते हैं ना, आमदन अठन्नी और खर्चा रुपया, तो ये तो इनकी फिगर्स हैं जो 3,17,000 करोड़ के लोन की बात है, लेकिन वास्तविक में लोन जो सारा का सारा भी देखिए, देखते हैं अभी सीएजी से भी क्या आता है, तो इसका ऑडिट में सारा कुछ होके कि वास्तविक स्थिति हरियाणा की क्या है। लेकिन अगर हम 3,18,000 करोड़ के लोन की भी बात करें तो आज 1.5 लाख का हर व्यक्ति कर्जदार है। आज मैं 1.5 लाख का कर्जदार हूँ। विंदर सिंह चौहान जी हैं, सुरेश रोड जी हैं, दीप कमल जी हैं, तो ये आप भी हैं, सभी के सभी जो हरियाणा वासी हैं, वो आज कर्ज में डुबा दिया सरकार ने। ये तो ये है कि कर्ज लो और घी पियो। तो आज स्थिति जो इनकी परफॉर्मेंस देखी जा रही है वो इससे देखी जा रही है कि आप कमा क्या रहे हैं और दे क्या रहे हैं। अब ये क्या कमा रहे हैं और क्या दे रहे हैं? ये 67,000 करोड़ रुपए का लेंगे और लोन लेंगे, और उसमें से ये 60,000 करोड़ की केवल इनका ब्याज की और उसकी आयदगी करेंगे, जो देने का काम करेंगे। अगर हम जीडीपी की बात करें, जो टॉप 10 परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं जीएसडीपी की, तो जीएसडीपी में हरियाणा टॉप 10 आज स्टेट्स में भी नहीं आता। आज इन्होंने, अगर इनके बजट की फिगर्स के हिसाब से ये कर्ज बढ़ा है या हरियाणा में घटा है, ये भी पता है, सबको पता है, आम जनमानस सबको पता है कि हरियाणा में इस बजट में और कर्ज बढ़ा है, कम से कम 34-35 हजार करोड़ का कर्ज जो इनका ये जो अभी ये जो बजट आया है इनका, ये इस बजट के आंकड़ों के हिसाब से बढ़ा है। तो देखिए आज स्थिति ये है कि हरियाणा के ऊपर अगर आप ऐसे कर्ज में डुबाएंगे तो आगे पहले महंगाई इतनी है, और जब आगे बात होगी तो और महंगाई होगी। युवाओं के पास बात करते हैं तो सिर्फ कौशल रोजगार, ये बैठे यहाँ 2 सरकार के प्रवक्ता बैठे हैं,
जब आप कौशल रोजगार के ऊपर बात करते हो, बार बार कौशल रोजगार की बात करते हो, तो वो क्या हरियाणा सरकार के अंडर रजिस्टर्ड है या वो एक कंपनी लॉ के अंडर रजिस्टर्ड है? वो कमीशन नहीं है कोई, वो कोई अगर आप कोर्ट में उसको चैलेंज करेंगे तो आप कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप सोचते हो आगे आपको कोई आपकी अगर कल आपको निकाल दिया जाए, बेसिकली ठेका प्रथा को एक अंग्रेजी नाम दे दिया अभी, HKRNB हरियाणा कौशल रोजगार निगम दे दिया उसको नाम। तो ये कोई स्थायी रोजगार का वो नहीं है। और मतलब कहते हैं जिस तरह इजराइल चले जाओ, इजराइल भेज रहे हैं कहीं, एक तरफ कहते हैं बाहर से लेके आते हैं, खुद वहां पे जंग छिड़ी हुई है वहां के बच्चों को, और मजबूरी है बच्चों को। ये कहते हैं कि खुशी से ले रहे हैं, खुशी से नहीं मजबूरी से फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि उनके पास आज हरियाणा प्रदेश सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बेरोजगार जो है वो हरियाणा में। हरियाणा का सुसाइड रेट क्या है आप बताइए? हर 5वें दिन नशे से एक बच्चा मर रहा है। पंजाब से ज्यादा हमारा वो है। NCRB का डेटा बताता है 50 स्टूडेंट ने हर रोज सुसाइड किया है 2019 से लेके 2021 तक। ये NCRB का डेटा बताता है। किसान जो है वो 27 रुपए किसान की आय है, ये NSO की रिपोर्ट है। और उसके बाद किसान हर रोज 31 किसान सुसाइड कर रहे हैं, ये NCRB का डेटा बताता है। एक डेटा ये भी है जिसमें 400 ओवरऑल फिगर लिया कि 470 लोग, 468 है, पढ़िए उसकी अखबार की भी कटिंग मेरे पास, वो भी NCRB की 2 साल का डेटा इनका बताता है कि रोज अगर 470 लोग सुसाइड कर रहे हैं तो लोगों की आज हालत क्या है। और अपराध की हालत जो देखी, अपराध के अंदर जब बात की गई तो किस तरह एक पूर्व विधायकों के एसोसिएशन के प्रधान, 2 बार के MLA रह चुके, दिन दिहाड़े गोलियों से भून दिया जाता है। नाम आता है किसका? भाजपा के लोगों का। अगर भाजपा के लोगों का नाम आता है तो सुरक्षा इसलिए प्रोवाइड नहीं की गई होगी शायद गुहार लगाने के बाद। नहीं, भाजपा के साथ साथ कांग्रेस के लोगों का भी नाम आ रहा है। आप आधा हिस्सा बताते हैं, बाकी मुद्दे पर ठीक था, मैंने नहीं टोका। झूठ के कारोबारी है ना, नाम तो फिर कांग्रेस के भी लोगों का आया है ना, आप सिर्फ भाजपा के ही लोगों पर अटक जाते हैं। सवाल इस बात का है ना पंजिटा साहब कि बाकी मुद्दे आपने उठाए, अच्छी बात है, लेकिन जो शिकायत वाला मुद्दा था उस पर गृहमंत्री ने जवाब भी दिया कि भाई किस मामले में शिकायत हुई थी, उस पर क्या कार्रवाई हुई है, लेकिन फिर भी आज कहा गया कि शिकायत हुई थी, कुछ नहीं मिला। तो वहां पर लगता है कि मामला थोड़ा उलझ जाता है। बहरहाल दीप कमल, पंजिटा साहब कह रहे हैं कि भाई व्यक्तिगत कोई एक मुद्दे पर हमने बहस नहीं की, चौटाला साहब ने मुद्दों को भी उठाया, वो चाहे बजट के आकार, बजट की वजह से कर्ज, या फिर विकास के काम नहीं हो पाएंगे, इस बात का भी तर्क उन्होंने दिया। उसके साथ साथ उन्होंने और भी वो मुद्दे उठाए जो कि विपक्ष के मुद्दे हैं, रोजगार से लेकर किसान से लेकर तमाम। आप कहते नहीं सिर्फ एक मुद्दा उठाया। देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि लोकसभा चुनाव से पहले तो निश्चित तौर पर ही आखिरी विधानसभा का सेशन है, और विधानसभा चुनाव से पहले भी प्रमुख रूप से यही विधानसभा का सेशन था जिसका अवसर सभी विधायकों को उठाना चाहिए था। खासतौर से जो विपक्ष के विधायक हैं, चाहे वो उनके यहाँ पर कोई डेवलपमेंट के काम रुके हुए हों, धीमी गति से हो रहे हों, या कोई नई चीजें वो शुरू करवाना चाहते हों, उसका बेस्ट जो उनको यूज हो सकता था वो करना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ मौकों पर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी और कुछ मौकों पर आधारहीन बातें करने में ज्यादा वक्त जो है वो खासतौर से कांग्रेस पार्टी के जो विधायक थे उन लोगों ने अपना लगाया। अभय सिंह जी तो एक दिन पहले 5-1 मिनट के लिए सुनाई दिए थे और आज बोले थे, वो बाकी ज्यादा इस सेशन में आए नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मैं मानता हूं कि बातें जो भी हों वो कम से कम तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। खासतौर से जो एक मुद्दा आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और बाकी कुछ लोगों ने उठाया कि कर्ज लिया जा रहा है हरियाणा में ज्यादा, उसका बहुत ही स्पष्टता के साथ मुख्यमंत्री जी ने, जो वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसके बारे में स्पष्टीकरण दिया। लेकिन सुनेगा तो वही ना जिसको सुनना आना हो, जिसको जो सुनना चाहता हो। जो उस बात को नजरअंदाज करना चाहता है वो नजरअंदाज करेगा, डिबेट में भी करेगा, हाउस में भी करेगा और बाहर भी करेगा। सारी चीजें जो होती हैं वो प्रोपोर्शनेट होती हैं, वो अनुपातीय रूप में देखी जाती हैं कि आपका स्टेट का GSDP कितना है, आपका स्टेट का बजट कितना है और उसके कितना प्रतिशत आप कर्ज ले रहे हैं। मेरे सामने जो आंकड़े हैं उनके अनुसार इस साल का भी जो हमारा हरियाणा का जो कर्ज रहा है वो 26% रहा है, जबकि जो परमिटेड लिमिट है वो 33% है। 33% परमिटेड है GSDP के मुकाबले, और उससे काफी नीचे 26% जो है वो हरियाणा का कर्ज है। और अगले साल में भी ये 26.15% रहेगा, जो कि परमिटेड लिमिट जो 33% है उससे अगले साल भी काफी कम रहने वाला है। इसी तरीके से चाहे वो पर कैपिटा इनकम की बात हो, चाहे इन्वेस्टमेंट की बात हो, चाहे और विषय हो, उनको अगर हम यूं कहें कि आज के वक्त
कुछ खराब स्थिति में हैं और अपने वक्त को भूल जाएं, और वही हाल लॉ एंड ऑर्डर का, अपने वक्त के लॉ एंड ऑर्डर को भी भूल जाएं और आज के चीजों पर सवाल उठाएं। तो ऐसा तो हम कभी दावा नहीं कर रहे कि हरियाणा एक परफेक्ट स्टेट बन गया है, या यहाँ पर कोई अपराध ही आज के दिन नहीं होते हैं, या यहाँ पर सारी चीजें डेवलपमेंट के नाम पर पूरी हो चुकी हैं। ये मैं मानता हूं कि इनको, अगर हमारे जो सम्मानित विधायक हैं वो जिम्मेदारी के साथ अगर बहस करें और ऐसे विषय लेकर आए जो असल में कहीं कमी रखते हैं, जिनके अंदर सरकार को घेरा जाए या सरकार से कहीं ना कहीं चीजों को सुधरवाया जाए, तो उनका योगदान अच्छा रहेगा, बजाय कि वही घिसी पटी, वही रिपीटेड बातें हर एक सेशन में, और वही आधारहीन बातें, जो बातें सेटल हो चुकी हैं, जो बातें एक समस्या के तौर पर स्वीकार भी की जाती रही हैं, या जिन बातों में अभी सुधार की गुंजाइश है। कोई मना नहीं कर रहा है, कोई ये नहीं कह रहा है कि यहाँ पर अपराध ही नहीं होता है या यहाँ से कर्जा बिल्कुल खत्म हो गया है। हर एक राज्य कर्ज ले रहा है। जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं वो भी कर्ज लेकर आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जहां आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं वो भी कर रहे हैं। और जब इतिहास में यहाँ पर चाहे इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार रही हो या कोई और सरकार रही हो, ये एक यहाँ की जो स्टेट की, किसी भी स्टेट की इकोनॉमी का, उसको चलाने का एक तरीका है कि आपको आपकी अच्छी वित्तीय स्थिति होने की वजह से इतने प्रतिशत तक एडवांस या फिर उधार बोरोइंग लेने के लिए आपको अनुमति है। और उनको नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तमाम जो बड़ी एजेंसियां हैं वो मॉनिटर करते हैं, वो उसके हिसाब से अलाउ करती हैं। उससे ज्यादा एक भी पैरामीटर नहीं है। मैं सुरेश रोड जी से भी कहूंगा, रजत जी से भी कहूंगा, एक सिंगल पैरामीटर हरियाणा की इकोनॉमी से, हरियाणा के बजट से, हरियाणा के किसी भी मापदंड से वो बताएं जो कि परमिटेड पैरामीटर से बाहर है। सिंगल एक भी, चाहे वो राजकोषीय घाटा हो, चाहे बोरोइंग हो, चाहे प्रति व्यक्ति आय से संबंधित चीजें हो, किसी भी स्थिति में। अगर मैं नेशनल जो ग्रोथ है, पूरे देश की जो ग्रोथ रेट है वो पिछले साल की 7.3% रही है। हरियाणा 8% से ग्रो किया है पिछले साल में। पूरे देश की जो पर कैपिटा इनकम है वो 1,85,000 रुपए प्रति व्यक्ति रही है पूरे देश की। हरियाणा की 3,25,000 है। नेशनल लेवल पर किसी भी पैरामीटर से हरियाणा पीछे हो, या जो परमिटेड लिमिट्स हैं उनको हमने क्रॉस कर दिया हुआ, उससे हम खराब स्थिति की तरफ चले गए। मैं चाहूंगा कि सुरेश रोड जी और रजत जी बताएं, उनके विधायकों ने कहीं विधानसभा में कोई ऐसी बात उठाई हो तो वो जिक्र कर दे। मुझे तो नहीं दिखता है। तो उस पर तो हमें भी कम से कम ये लगे कि हाँ, एक मुश्किल स्थिति है हरियाणा के सामने। चाहे वो एसवाईएल का मैटर हो, एसवाईएल का मैटर हो, चाहे सुरेश रोड जी कह रहे थे कि इनकी सरकार ने पैरवी की, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। 2004 में गया था प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए, और 2014 में जब कांग्रेस पार्टी गई थी सत्ता से, क्या करके गए थे? आखिरी सेशन में निंदा प्रस्ताव पास करके गए थे पंजाब के खिलाफ। सिर्फ निंदा प्रस्ताव, बस ऑन रिकॉर्ड, मुझे ध्यान है, मैं गवाह हुआ, मौजूद था। 10 साल सरकार चला के केंद्र में भी हरियाणा में भी निंदा प्रस्ताव पास करके गए थे। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस 2004 से पेंडिंग होता हुआ नवंबर 2016 में आया है। आपकी सरकार ने ढंग से पैरवी की होती तो 2014 तक क्यों नहीं आ गया? और आज आप फिर वही बात कह रहे हैं कि हमने पैरवी की, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट, ये हमारी विफलता है कि 2016 से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आने के बावजूद भी 2024 में हम इस पर बहस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और आज भी कोई क्लैरिटी नहीं है कब एसवाईएल बनेगी। ये पूरे हरियाणा की राजनीतिक बिरादरी की विफलता है। हरियाणा के जो प्रबुद्ध वकील हैं उनकी विफलता है। 1966 से जब से हरियाणा बना है, 1980 में हरियाणा को एसवाईएल बनने का आदेश हुआ था, और आज वो लोग 45 साल के हो गए जिनके वक्त पर ये एसवाईएल नहर बनने के आदेश हुए थे। 45 साल से हम इंतजार कर रहे हैं, हम कोस रहे हैं, उन्होंने नहीं बनाया, उन्होंने नहीं बनाया, और फिर उस पर बात ये कि हमने पैरवी की थी, इस वजह से रिजल्ट आ गया। जो चीजें कमी है उनको स्वीकार कीजिए और बिल्कुल सही बात है। जो कमी है, जो सुझाव है, उन पर विचार होना चाहिए और स्वीकार्य भी होती है। चौहान साहब, अब यहां पर प्रश्न यह है कि मुख्यमंत्री ने भी कहा कि शायद विपक्ष की बौखलाहट है, लेकिन विपक्ष कहता है कि हम मुद्दे उठाते हैं और आप उस मुद्दे को कहीं दूर ले जाते हो, आप आंकड़े अलग दिखाते हो, तस्वीर कुछ अलग होती है। इस वजह से विपक्ष बार बार मुद्दों को दोहराता है। देखिए, जब इस देश में और दुनिया में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया नहीं थी, आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले, जब गूगल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कानून पारदर्शिता वाले नहीं थे, तब तो कोई झूठ बोलकर, झूठे आंकड़े देकर भागने में कामयाब हो सकता था। आज मैं जिस सरकार के प्रतिनिधि और प्रवक्ता के नाते आपके सामने बैठा हूं, हमारा तो फोर्टे ही ये है, हमारी तो ताकत ये है कि हमने चीजों को पारदर्शी किया है। हम साफ साफ चीजों को जनता के सामने समय समय पर लाते रहते हैं।
आज जिस समय में हम काम कर रहे हैं उस समय में कोई झूठे आंकड़े देकर बचकर जा नहीं सकता। हाँ, कभी कोई स्लिप हो जाए, कोई जुबान फिसल जाए किसी की, एक आध वाक्य इधर उधर हो जाए तो अलग बात है, वरना मुख्यमंत्री जी ने रोजगार के आंकड़ों पर प्रतिपक्ष को हरियाणा की विधानसभा में एक बार नहीं शायद आधा दर्जन बार जमकर धोया है, खुले में आंख डालकर चुनौती दी है। इसी तरह से जो कर्ज का मामला है, ठीक कहा दीप कमल जी ने, हमने एक दिन भी जो मानक, जो मानदंड, जो मर्यादाएं कर्ज लेने की निर्धारित हैं भारत के भीतर और दुनिया के भीतर, जिनको स्टैंडर्ड माना जाता है, उनको तोड़ा नहीं। हमने कर्ज लिया, निश्चित तौर पर लिया, लेकिन अपनी जीएसडीपी के अनुपात में जितना होना चाहिए, जितना लिया जा सकता उससे नीचे रहे, हमेशा नीचे रहे। और हम पर सवाल कौन उठा रहा है? जरा उनकी शक्ल देख लीजिए, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, उनके कागज चेक कर लीजिए साहब। हमारे सुरेश जी उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिनके शासन काल में हरियाणा की बिजली कंपनियां वे बदहाल थी, बेहाल थी। लैंडिंग एजेंसियों ने इनकी खराब क्रेडिबिलिटी के कारण उनको कर्ज देने से इनकार कर दिया था। आज इस सरकार ने, जिस पर ये अधिक ऋण लेने का आरोप लगा रहे हैं जो कि झूठा है, इस सरकार ने अगर कर्ज लिया है तो इस प्रदेश की बिजली कंपनियों को उनकी आर्थिक सेहत को दुरुस्त किया है। न केवल उनकी आर्थिक सेहत दुरुस्त हुई है, वो मुनाफे में आई है और आज वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हरियाणा के गांवों में पुस्तकालय बना रही हैं हरियाणा के नौजवानों के लिए, बल्कि उन्हीं कंपनियों के दम पर हरियाणा के 5800 से अधिक गांवों को हम जगमग कर पाए हैं। इनके जमाने में व्यक्तिगत खजाने भरते थे, दामादों के खजाने भरते थे, सरकारी कंपनियां लूटी जाती थी और कंगाल होती थी, और दूसरी तरफ हरियाणा के गांवों में अंधेरा कायम था। ये तब भी यही चाहते थे, आखिरी घड़ी तक ये चाहते थे कि हरियाणा में अंधेरा कायम रहे। एसवाईएल के सवाल पर आज कसी कुसी चलाने की बात की इन्होंने विधानसभा में, जिन्होंने जो ये कह रहे हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने कसी चलाई थी, तो उनसे मैं हरियाणा के, दक्षिण हरियाणा के किसानों की ओर से पूछना चाहता हूं कि अगर कसी चलाई थी तो वो कसी कहां फंसी रह गई कि पानी की एक बूंद आज तक नहीं आ पाई। अगर वो कसी चांदी की कसी ना होती, लोहे की कसी होती, अगर वो कसी ऐसी कसी होती जिसमें जो बिंडा है वो डाल सिर कसा होता और कसी कसके चलाई गई होती, कसी अधमने मन से ना चलाई गई होती, तो एसवाईएल तो कभी की बन जानी चाहिए। ठीक बात है चौहान साहब, इसका जवाब ले लेता हूं, समय की थोड़ी पाबंदी है। रोड साहब देखिए, जो बात चौहान साहब कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि कसी चलाई थी, बहुत अच्छी बात है, वो इतिहास में दर्ज है, लेकिन उसके बाद किसने कस्सी चला दी थी वो भी इतिहास में दर्ज है। तब आपकी ही सरकार थी जब पाबंदी वहां पर लगी या वो प्रस्ताव खारिज किया गया। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो घूम फिरकर आप पर आती हैं। अगर आप सही तरीके से आंकलन करेंगे तो हमारे खिलाफ इसमें एक भी चीज नहीं आती। आपने कहा कि कभी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने चलाई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दुर्गा के रूप में जो कसी चलाई ना, वो उसमें कोई कमी नहीं थी। उन्होंने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। वो ऐसी प्रधानमंत्री थी, वो जमीन के ऊपर कसी नहीं चलाते थे जैसे आज के प्रधानमंत्री कई जगह, मतलब कोई पब्लिक है नहीं, वो हाथ हिला के उनको ऐसे ऐसे करते दिखाई पड़ते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ऐसा कभी नहीं किया। दूसरी बात मैं बताता हूँ, एसवाईएल का पानी हरियाणा तक क्यों नहीं पहुंच पाया। हरियाणा ने अपने हिस्से का काम कांग्रेस टाइम में ही पूरा किया। एक सिकड़ी है, उसका नाम अकाली दल, लोकदल और भारतीय जनता पार्टी है। ये तीनों पार्टी मिलकर दोनों प्रदेश में सरकार चला रहे थे। इन्होंने अड़ंगा डाला और एसवाईएल का पानी हरियाणा के अंतिम छोर तक नहीं आने दिया। ये फैक्ट की बात है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। और आज की डेट में एक बात और बताता हूँ लगे, अगर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बाद चौहान साहब ने कहा था कि हमने पैरवी नहीं करी, अगर आप पैरवी नहीं करते तो माननीय सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के हक में फैसला नहीं देता। इसका श्रेय भी हरियाणा की कांग्रेस सरकार को और हमारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी जाता है।
और जो ये कह रहे थे कि हरियाणा को पानी नहीं मिला और इस वजह से कांग्रेस सरकार ने ठीक से पैरवी नहीं की, मैं इसके ऊपर भी एक बात और बताना चाहता हूं आपको। अगर बीजेपी के लोग उस समय चाहते तब भी पानी आ जाता, और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ एक व्यक्ति कोर्ट के फैसले को लागू कर दें तो हरियाणा का पानी दक्षिण हरियाणा के अंतिम छोर तक पहुंच जाएगा, जिस अंतिम छोर या अहिरवाल के मेरे साथी बीजेपी के प्रवक्ता ने अभी जिक्र किया। सिर्फ प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले उन्होंने काम शुरू करा दिया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद SYL नहर का पानी हरियाणा को प्रधानमंत्री जी नहीं दिला सकते? क्या हरियाणा प्रदेश को वो अपना प्रदेश नहीं मानते? 2014 के चुनाव में जब उन्होंने प्रचार शुरू किया था अपने इलेक्शन का, मोदी जी ने, हमें पता है कुरुक्षेत्र में क्या क्या बात बोली थी, महेंद्रगढ़ नारनौल में क्या क्या बातें बोली थी, लेकिन सिर्फ हरियाणा की सबसे बड़ी मांग नरेंद्र मोदी जी की सरकार से SYL नहर का पानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लेने का है, ये भी नहीं कर पाए। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि किसानों को बिजली की दिक्कत होती थी। हमारे टाइम में किसान को भरपूर बिजली मिली। आपने किसी गांव के बस स्टैंड पे 4 लट्टू लगा के आपका जगमग हरियाणा कर दिया। आप बताइए आपने कितने थर्मल पावर स्टेशन बनाए? मैं वीरेंद्र चौहान से पूछना चाहता हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी को, इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कर्ज नहीं लिया और इसलिए इन्होंने बिजली की सप्लाई प्रॉपर नहीं दी, अगर हमने तो बिना कर्ज लिए भी 5-5 थर्मल पावर स्टेशन हरियाणा के जनता को सौंपे हैं। आपने कहीं एक ही थर्मल पावर स्टेशन के यहाँ लगाई हो, एक बलियान की कहीं पर तार जोड़ी हो किसी ट्रांसफार्मर में, आप बताइएगा? आप सिर्फ बात करके जनता को भ्रमित कर सकते हैं। और मैं एक बात और अतुल जी लगे हाथ बताना चाहता हूँ, इन्होंने कहा था कि अगर MSP लागू करने की स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हेड चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया गया था। मैंने ये बात अभी दोहराई थी कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को सिफारिशों को लागू करने की पैरवी की थी। दूसरी बात यह बताता हूँ, इन्होंने कहा कि कांग्रेस टाइम ने, एक बात पूरी होने दीजिएगा, 1 मिनट की बात है। दूसरी बात इन्होंने कही थी कि कांग्रेस की सरकार थी तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को कांग्रेस उसी समय लागू क्यों नहीं करके गई? मैं इसके बारे में एक बात बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी को यह पता नहीं था कि भविष्य में किसान विरोधी सरकार आ जाएगी जो बॉर्डर पर 1000 किसानों को मरने पर मजबूर कर देगी और अब ये तो ज्यादा हो गया रोड साहब। कांग्रेस को ये नहीं पता था कि वो जाने वाली है, किसान विरोधी सरकार आने वाली है और वो सरकार 2 बार से चल रही है, ये तो ज्यादा हो गया। मतलब हाइपोथेटिकल आपने बता दिया। अरे पैरवी करने में और लागू करने में अंतर होता है भाई। नहीं, और स्वामीनाथन आपको जाते जाते याद आया था? जब सरकार आप चुनाव में जा रहे थे तब आपको याद आया था कि उसको हम आएंगे तो लागू करेंगे, और आप कह रहे हैं कि हम लागू इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि हमें पता नहीं था कि असल में किसान विरोधी सरकार आ जाएगी। तो क्या तर्क है भाई? नहीं, ठीक है। दीप कमल एक काउंटर इसका जवाब, उसके बाद मैं पंजेटा साहब आपके पास आ रहा हूं। दीप कमल, बैठकर कैसे झूठ बोल लेते हैं ये? दीप कमल, कांग्रेसी ये सोचते हैं कि सारी उम्र वही राज करेंगे, सारी उम्र जो है उन्हीं की सत्ता रहेगी। खासतौर से हरियाणा के कांग्रेसियों के लिए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की खासतौर से जो टीम है, उनको 10 साल सरकार चलाने के बाद अब एक दिन बहुत भारी हो रहा है, बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है। अभी 2-4 महीने पहले तो इनको थोड़ा सा बिल्कुल यूं खुशबू आने लगी थी कि इनकी इस बस सरकार आने वाली है। वो तो चलो 3 राज्यों में इनके जो अरमान धुल गए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, उसके बाद से यहाँ इनके अंदर बेचैनी हो रखी है। और 2-3 बार ईडी ने बुला लिया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, तो उनका भी एक बैलेंस थोड़ा सा खराब हो रखा है। मुझे हैरानी है, सुरेश रोड जी जो दिखने से तो काफी अनुभवी व्यक्ति लग रहे हैं, लेकिन बातें ऐसी कर रहे हैं जैसे बिल्कुल ही मतलब अनजान हो कि कांग्रेस पार्टी को ये नहीं पता था, वरना तो हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर देते, या फिर हमने वकालत की थी, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सरकार जाने के 2 साल बाद निर्णय दिया या उसके बाद निर्णय दिया। मतलब मैं मानता हूं कि ये कहीं ना कहीं इस बात को दिखाता है कि खासतौर से हरियाणा कांग्रेस के लोग जनता को बेवकूफ समझते हैं और बाकी लोगों को भी, दर्शकों को भी बेवकूफ समझते हैं, विधानसभा में विधायकों को बेवकूफ समझते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब उनको कोई बात सूझती नहीं है, उनके पास किसी बात का अच्छा तर्क नहीं होता है, तो कोई किस्सा ले आते हैं, कोई शेर सुना देते हैं। उनके शेर भी ऐसे होते हैं, उनके शेर के अंदर भी कोई दम नजर नहीं आता है, वो शेर भी हवाई नजर आते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि लोगों, ये कहीं ना कहीं राजनीति जो पूरे देश में चेंज हो रही है,
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से, संचार माध्यमों की वजह से, उसकी वजह से ऐसे लोग एक्सपोज हो रहे हैं, ऐसे लोग एक्सपोज हो रहे हैं। विडंबना यह है कि अभी भी हमारा हरियाणा विधानसभा में कुछ ऐसे नमूने बैठे हैं जिनको यह नहीं पता है कि उनका रोल क्या है, विधानसभा में बैठने के बाद उनका फर्ज क्या है, काम क्या है। वही हवाई बातें जो रैली में बोलकर आते हैं वही विधानसभा में बोल देते हैं। मैंने एक पैरामीटर पूछा था सुरेश रोड जी को, फिर मेरे हिस्से का कोई वक्त दे दीजिए। एक सिंगल पैरामीटर जिस पर हरियाणा की एवरेज देश की एवरेज से खराब हो, या फिर जो परमिटेड लिमिट्स हैं उनसे खराब हो, या फिर कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी उससे खराब हो, किसी भी एक तीनों पैमानों में से देश से हम पीछे चल रहे हो, जहां तक की अनुमति है उससे बाहर कहीं चले गए हो, या कांग्रेस पार्टी की सरकार से खराब हो गई हो हालात, एक भी चीज बता दीजिए। वो एक भी इनसे पूछ लीजिए, सुरेश रोड जी से, फिर हम इनको मान जाएंगे कि ये गंभीर प्रवक्ता है। बताइए भाई रोड साहब, बहुत जल्दी से काउंटर कर दीजिए रोड साहब। वो नियमों के अनुसार लिया। अरे आपके नियम भी नरेंद्र मोदी बनाने वाले हैं। आपने ऋण लेके थर्मल पावर स्टेशन क्यों नहीं लगाए प्रत्येक जिले में? थर्मल पावर स्टेशन पे कहां अटक गए आप जाके, मतलब गजब है। और नियम बनाने वाले भी नरेंद्र मोदी हैं, मतलब क्या भाई, नियम क्यों नहीं बनाएंगे? देश के प्रधानमंत्री हैं, ये कौन सी बात होती है? अभी आप कह रहे थे कि इंदिरा गांधी दुर्गा के रूप में, बिल्कुल पूरा देश कहता है, और बीजेपी के नेता पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने कहा था कि मैंने दुर्गा की संज्ञा दी, उन्होंने दी भी थी। तो कौन उसको खारिज करता है? ना तो दीप कमल खारिज कर रहा है, ना मैं कर रहा हूं, ना चौहान साहब कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए आपको पता नहीं क्या दिक्कत है, वो क्यों ना नियम बनाए भाई। उन्होंने एक छोटी सी चीज आपसे पूछी है कि भाई कौन सा पैरामीटर है जिसको हम फॉलो नहीं कर रहे, हरियाणा नहीं कर रहा, कर्ज लेने के लिए कांग्रेस करती है, बाकी दल करते हैं, ये नहीं कर रहे, वो बता दीजिए। थर्मल पावर छोड़िए थोड़ी देर के लिए। अतुल जी, मेरे को मौका तो दीजिए ना। आप तो बीच में कूद जाते हैं इन प्रवक्ताओं से, पहले आप बोलते हैं। मैं कूदता नहीं। तकलीफ क्या है? आपकी तकलीफ क्या है? और कूदने का काम मैं नहीं करता हूं, सवाल पूछने का काम है, वो सवाल पूछता हूं। मेरी तकलीफ पर मत जाइए, अपनी तकलीफ जाहिर करिए। आपको मेरी बात से ऐसी क्या दिक्कत है? अरे आपको क्या दिक्कत है भाई, आपको क्या दिक्कत है? मैं इंदिरा गांधी को दुर्गा का स्वरूप मानता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी मानते थे, लेकिन आप नरेंद्र मोदी अगर नियम बना दे तो नहीं, अगर उन्होंने नियम बनाया तो आप कहेंगे अच्छा नियम था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री अगर कोई नियम बना रहे तो वो गलत है आपके लिए। ये तो आपका राजनीतिक विरोध है ना, ये आपकी तकलीफ है, ये मेरी तकलीफ नहीं है, आपकी तकलीफ है। आप एक सवाल पूछा है दीप कमल ने, उसका सीधा जवाब दे दीजिए कि भाई कर्ज लेने के लिए इन लोगों ने ये पैरामीटर तोड़ दिया है। मैंने जवाब दे दिया, लेकिन आपकी क्या जवाब दे दिया? कौन सा जवाब दिया? थर्मल पावर प्लांट, ये जवाब है आपका? अरे थोड़ा तो गंभीर हो जाइए सुरेश जी। नहीं, मुझे व्यक्तिगत टारगेट करके ना आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है, मुझे चौहान साहब बोले, दीप कमल बोले, आप बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मेरा सवाल सीधा है कि जो बात उन्होंने पूछी है कि पैरामीटर एक बता दीजिए जो इस सरकार ने फॉलो न किया हो कर्ज को लेकर, उसका जवाब आपके पास हो तो दीजिए। आप घुमाइए मत, जलेबी मत तलिए। आप मुझे मुद्दे से भटकाने की कोशिश आप भटके हुए हैं तो मैं उसमें क्या कर सकता हूं? नहीं, मैं मुद्दे पे हूं। मैं कौन सा? हाँ, तो सवाल पूछा है ना दीप कमल ने, उनका जवाब दीजिए ना। अब मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। जल्दी से पढ़ते हो। अरे भाई जल्दी बोलिए, टाइम पास मत करिए, जल्दी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि एमएसपी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट उस समय क्यों नहीं लागू करी, ये दोनों साथियों ने बोली बात। मैं ये कहता हूं, बट्ठा परसोल में किसान आंदोलन हुआ था, जननायक सदी के महानायक राहुल गांधी जी ने वहां किसानों से मिलने का तय किया, उनसे मिलकर रूबरू होकर जननायक सदी के महानायक भूमि अधिग्रहण नियम लागू कराया। सुरेश जी, यही आपकी तकलीफ है। देखिए, अगर बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता अपने नेता को महानायक बोले तो आप कहेंगे नहीं वो तानाशाह है, और आपके नेता जननायक महानायक सदी के वो भट्टा परसौल जाना चाहते थे, ये आपका जवाब था कर्ज को लेकर, और फिर आप कहेंगे कि मेरी तकलीफ क्या है? अरे अपनी तकलीफ का इलाज आपको करना है, कांग्रेस पार्टी की तकलीफ का इलाज आपको करना है। आपने कहा कि हमें पता नहीं था कि किसानों के विरोधी सरकार आ जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी ने ही, सदी के महानायक ने ही कहा था कि असल में कांग्रेस में अहंकार आ गया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी तकलीफ नहीं है, ये राहुल गांधी के अपने वक्तव्य हैं। समझ गए दीप कमल? मिल गया आपको जवाब पैरामीटर को लेकर? पता नहीं था तो फिर तो इनकी बहुत बड़ी चूक है। क्यों पता नहीं था इनको तो एमएसपी लागू करके जाना चाहिए था, स्वामीनाथन आयोग की सारी रिपोर्ट लागू करके जानी चाहिए थी। इससे ज्यादा जवान सवार ये तो बहुत बड़ा अपराध किया इन्होंने। कितनी बार बोले आपको? अगर आप चौहान साहब फाइनल कमेंट बहुत संक्षेप में लिखें। मैं तो ये कह रहा हूं भाई, उनके सदी के महानायक भट्टा परसौल जाना चाहते थे,
आज बजट का मुद्दा यह था, छठवें दिन पर आज यह चर्चा हुई क्योंकि उनके सदी के महानायक को आपने जाने नहीं दिया था और इस वजह से स्वामीनाथन लागू नहीं हो पाया, इस वजह से एसवाईएल का पानी नहीं आ पाया। ये तर्क है सुरेश रोड का। केवल देखिए, एमएस स्वामीनाथन और खेती किसानी को लेकर के कांग्रेस के नित्य निरंतर हंसी का पात्र बनने वाले महानायक और उनके प्रवक्ताओं की स्थिति में बहुत लंबा चौड़ा अंतर नहीं है। इनके एक प्रवक्ता को संभवतः आपके ही चैनल पर मैंने एमएस स्वामीनाथन को रामनाथन आयोग कहते हुए भी सुना था। अगर राहुल गांधी से एमएसपी की फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो वो उलझ सकते हैं जैसे वो अन्य मामलों में उलझते हैं। ठीक वैसे जैसे सुरेश रोड जी उलझ रहे हैं। नहीं, कभी कभार स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, किसी से भी हो सकता है। लेकिन ये गजब का तर्क था कि जननायक फड्डा परसौल जाना चाहते थे, इस वजह से स्वामीनाथन लागू नहीं हो पाए, इस वजह से एसवाईएल के बारे में क्या बात है सुरेश जी? स्लिप ऑफ टंग और फिर मेरी तकलीफ आप पूछते हैं। अरे मेरी तकलीफ नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की अपनी तकलीफ है, उसका इलाज आप लोगों को करना है, मुझे नहीं करना है। बीजेपी की तकलीफ का इलाज बीजेपी करती है, कांग्रेस की तकलीफ का इलाज वो करते हैं। चौहान साहब रोक रहा हूं सर, माफी चाहूंगा। पंजेटा साहब का फ्रेम भी चला गया था और अब बहुत जल्दी वापस आए हो। पंजेटा साहब बहुत जल्दी से अपनी बात पूरी करिए, कमेंट करिए, क्योंकि बिल्कुल समय नहीं मेरे पास। पूरा नहीं करने दिया महाराज, एक वाक्य कह लेने दीजिए प्लीज। सर समय नहीं है चौहान साहब, समय नहीं है। स्लिप ऑफ टंग तो चल सकता है, सप्ताह में एक बार भी स्लिप ऑफ टंग हो जाए चल जाएगा, लेकिन ये तो 4 साल स्लिप होते रहे एमएस स्वामीनाथन। चलिए ये वो होता है, हो सकता है उनके साथ वो दिक्कत हो। पंजेटर साहब बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट। देखिए, मैं दोनों प्रवक्ता एक बार से एक छोटा 5 सेकंड का सवाल ये पूछना है कि जीएसडीपी की रेशो का आप क्या बता रहे थे, कितना है इस साल? और चौहान साहब, कर्ज आप कितने लिमिट में आप बता रहे थे, कितने प्रतिशत है और कितने प्रतिशत पे आप हैं? मैं बता देता हूं, ऑफिशियल फिगर्स आपको बता देता हूं। साल 2023 इनके पास है। कोई नहीं सर। साल 2023-24 में हरियाणा का कर्ज जो है वो जीएसडीपी के मुकाबले 26% है और परमिटेड लिमिट थी 33.10%। और 2024-25 के लिए हरियाणा का जो कर्ज रहेगा जीएसडीपी के कंपैरिजन में वो 26.15% रहेगा और जो परमिटेड लिमिट है वो है 32.8 यानी 33% के आसपास है। ठीक है, 33% के आसपास परमिटेड है और लिया जा रहा है 26%। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये 25% था, ये जब कोरोना काल में ये बढ़ाया गया। पहले तो भाजपा के प्रवक्ता से सवाल था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब नहीं देखिए, कम से कम उन्होंने बता दिया। अब ये उनसे सवाल था नहीं था, कोरोना काल में बढ़ाया गया। अभी तो आप करते क्या बताया गया था, दीप कमल ने जो बताया था वही दोहरा दिया। बहरहाल अब रोकूंगा सर आपको, माफी चाहूंगा, समय नहीं है, थोड़ा सा आपको समय कम मिल पाया। बहुत शुक्रिया चौहान साहब आपका, पंजेटा जी आपका, दीप कमल आपका और सुरेश रोड साहब आपका। तो मौजूदा दौर में बजट पे और साथ साथ एसवाईएल पे तमाम मुद्दों पर चर्चा तो आज सदन में हुई, लेकिन विपक्ष उन सवालों को उठा रहा जिस पर सत्ता पक्ष ने कहा कि सुझाव लेकर हम बजट बनाते हैं। आपका सुझाव था तो आप शामिल करा सकते थे, अब बजट हम ले आए तो फिर उस पर सवाल क्यों कर रहे हैं? राम राम।